संस्करण 1.0 आदिम युग का संघर्ष और मानव पूर्वज का उदय। शीर्ष श्रेणी के सैबरटूथ बाघ, तलवार जैसे दांतों वाले बाघ की उपेक्षा करके एक व्यक्ति ने न जाने क्यों अजीब और सीधे साधे दिखने वाले गोल चेहरे के बाघ को चुना। हर कोई उसे बेवकूफ कहकर गाली दे रहा था, लेकिन केवल वही जानता था कि यह जीव ही इस संस्करण वर्जन की असली गुप्त कुंजी है। निकट भविष्य में वे इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली बग बग बन जाएंगे। नींद से जागने पर यांग चेन ने पाया कि वह अर्थ ऑनलाइन का एक पर्यवेक्षक बन गया है। यह दुनिया हूबहू असली पृथ्वी जैसी ही है, बस यहां मानव की उत्पत्ति से जुड़े सच को ईश्वर के सृष्टिवाद आदि से ढक दिया गया है। इस अर्थ ऑनलाइन को एक अलग तरह के राष्ट्रीय भाग्य के खेल के रूप में समझा जा सकता है। प्रत्येक देश से एक व्यक्ति को सभ्यता का पर्यवेक्षक चुना जाता है। सभ्यता के पर्यवेक्षक को अवलोकन के लिए एक प्रजाति का चयन करना होता है। उस जीव के अस्तित्व की अवधि के आधार पर हार जीत का फैसला होता है। विजेता देश को राष्ट्रीय भाग्य का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जबकि हारने वाले देश को भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यांग चेन ने पिछले संस्करण के पूर्व चरण की समीक्षा की। पिछले संस्करण का अधिपति ड्रैगन जैसे विशालकाय जीव डायनासोर थे। उनकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं था। उन्होंने लगभग 17 करोड़ वर्षों तक राज किया था, लेकिन आकाश से एक विशाल उल्का पिंड गिरने के बाद उस अजेय डायनासोर साम्राज्य का अंत हो गया। एक समय के उस विशालकाय जीवों के युग का अंत हो चुका था। नया संस्करण पिछले संस्करण के अंत से ही शुरू होता है। इस कॉर्डिलेरा महाद्वीप के विशाल जीव गायब हो चुके हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन कुछ छोटे आकार के स्तनधारी जीव चरम प्रतिकूल परिस्थितियों से बचकर जीवित रहने में सफल रहे। वे मुख्य रूप से स्तनधारी थे और आकार में लगभग चूहों जितने छोटे थे। ठीक इसी समय पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें भी सक्रिय होने लगीं। भूगर्भीय हलचल के कारण कभी अखंड रहा महाद्वीप धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगा। पृथ्वी पर कई तरह की नई प्रजातियां दिखाई देने लगीं। कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ दसियों सेंटीमीटर आकार के जीव समय के साथ पर्यावरण के अनुकूल ढलने के लिए विकसित होने लगे। एक ही प्रजाति विभिन्न वातावरणों के कारण कहीं अधिक बड़ी हो गई तो कहीं और छोटी रह गई। आकाश के पर्दे पर दृश्य तेजी से बदलने लगे, मानो लगभग 4.3 करोड़ वर्षों के विकास का इतिहास एक पल में आंखों के सामने तैर गया हो। नया युग, नई प्रतियोगिता। एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसका नाम नई प्रतियोगिता था। वर्चुअल स्पेस के भीतर यांग चेन की आंखें आकाश के पर्दे पर टिक गईं। यदि उनके पिछले जीवन की स्मृति गलत नहीं थी, तो इसी युग में मानव ने धीरे धीरे इतिहास के मंच पर कदम रखना शुरू किया था और दुनिया को एक नया अधिपति मिला था। इसके बाद पर्दे पर इस संस्करण में चुने जाने योग्य कुछ शिकारी जीव दिखाई दिए। पर्दे पर शॉर्ट स्वॉर्ड सैबरटूथ बाघ मचायरोडोंटिनाई आया, जिसके कंधे की ऊंचाई लगभग 1.2 मीटर और लंबाई 3 मीटर से अधिक थी। उसके चेहरे के दोनों तरफ छाद की तरह झुके हुए 2 तीखे तलवार जैसे दांत थे। अपनी तीव्र गति और इन घातक दांतों के कारण सैबरटूथ बाघ घास के मैदानों का शीर्ष शिकारी बन गया था। यद्यपि उनका आकार बहुत विशाल नहीं था, फिर भी वे समकालीन सबसे बड़े जीवों का शिकार करने में सक्षम थे, जो यह साबित करता है कि खाद्य श्रृंखला में उनका स्थान सबसे ऊपर था। संभवतः सैबरटूथ बाघ ही डायनासोर की तरह इस नए संस्करण का सबसे बेहतरीन उत्तर होने वाला था। आकाश का यह पर्दा केवल ड्रैगन साम्राज्य चीन ही नहीं देख रहा था, बल्कि अन्य देशों के लोग भी देख रहे थे कि कैसे सैबरटूथ बाघ शिकार कर रहा है। आकाश में भी एक नया अधिपति दिखाई दिया, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक और पंखों का फैलाव 5 से 7 मीटर था, मानो कोई छोटा विमान हो। लेकिन जिन लोगों ने पहले डायनासोर युग के उड़ने वाले ड्रैगन देखे थे, उनके लिए यह बहुत बड़ा नहीं था। दूसरी ओर महासागर की गहराइयों में 20 मीटर लंबी और 90 टन वजनी एक विशालकाय मछली मेगालोडन मेगाशार्क का उदय हुआ, जिसके विशाल मुंह का व्यास 3 मीटर था। यह इस युग की सबसे शक्तिशाली काटने की शक्ति वाला जीव था। विशालकाय जीवों ने जमीन छोड़कर समुद्र के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। पर्दे पर अब आदिम स्तर की एक वानर प्रजाति दिखाई दी, आदिम भूवानर होमिनाइडी।
वे कुछ समय के लिए सीधे खड़े हो सकते थे, लेकिन अधिकांश समय हाथों के बल पेड़ों की शाखाओं पर कूदते फिरते थे। ये स्वभाव से अत्यंत डरपोक और कमजोर थे। मुख्य रूप से फल फूल खाकर जीवित रहने वाले ये वानर जमीन पर पैर रखने की हिम्मत नहीं करते थे। समय का पहिया घूमते घूमते प्रागैतिहासिक 44 लाख वर्ष पर आकर रुक गया। इसका मतलब था कि नया संस्करण शुरू करने का समय आ गया था और खेल की यांत्रिक घोषणा सभी के कानों में गूंज उठी। विशालकाय जीवों का युग समाप्त हो चुका है, नया संघर्ष शुरू होने वाला है। विकास किसी की इच्छा से नहीं रुकता। नया विश्व विजेता जल्द ही वापस आएगा। प्रजाति का चयन। अंडरडॉग का आगमन। इस समय यांग चेन एक विशाल घास के मैदान के बीच खड़ा था। यह प्रजाति चयन का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। वह एक अद्भुत सृष्टिकर्ता जैसी स्थिति में प्रवेश कर चुका था, जहां केवल एक विचार मात्र से वह दुनिया की किसी भी प्रजाति की जानकारी का विश्लेषण कर सकता था। उसकी उंगली हवा में तैरते हुए आदिम भू वानर के कार्ड पर जाकर रुक गई। इस दुनिया में मानव के पूर्वज, भयानक सीधे खड़े होने वाले वानर, से अधिक विकासवादी क्षमता किसी और प्रजाति में नहीं थी। यांग चेन शांति से उसके विवरण को देखने लगा। शक्ति 3 सितारा, गति 2 सितारा, न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया 3 सितारा, सहनशीलता 4 सितारा, बुद्धिमत्ता 5 सितारा, ऊर्जा खपत एनर्जी कंजम्पशन 6 सितारा। आदिम भूवानर के लगभग सभी सूचकांक कमजोर थे, केवल बुद्धिमत्ता थोड़ी अधिक थी। लेकिन 6 सितारा ऊर्जा खपत का मतलब था कि उन्हें जीवित रहने के लिए बहुत अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता थी। जंगली वातावरण में इसका अर्थ था जीवित रहने की बेहद कम दर। किसी भी अन्य बड़े जीव की ऊर्जा खपत इतनी अधिक नहीं थी। इस दुनिया में यांग चेन के अलावा कोई भी इस प्रजाति की ओर मुड़कर नहीं देखेगा। ड्रैगन साम्राज्य के अनुसंधान दल के प्रमुख वृद्ध किन यांग चेन की लाइव स्क्रीन को देखकर भौहें सिकोड़ रहे थे। इन जानकारियों में ऐसा क्या खास है? इतनी अधिक ऊर्जा खपत तो एक बड़ी कमजोरी है। ये कोई फायदे की बात कैसे हो सकती है? लेकिन यांग चेन ने अधिक समय न लेते हुए अन्य प्रजातियों के विवरण को भी देखना शुरू कर दिया, जिससे वृद्ध किन को थोड़ी राहत मिली। यांग चेन ने बिना किसी जल्दबाजी के दर्जनों प्रजातियों के विवरण का अवलोकन किया। खुद को और दुश्मन को जानने पर युद्ध जीतना आसान हो जाता है। चूंकि आदिम भूवानर को सभी लोग संस्करण की नाली बिल्कुल बेकार प्रजाति मान रहे थे, इसलिए इसके किसी और द्वारा छीने जाने का कोई डर नहीं था। अंततः यांग चेन ने सीधे आदिम भूवानर के निवास स्थान का चयन किया और वहां पहुंच गया। पास ही अमेरिका के डेविड, रूस की नताशा और जापान के यामागामी तेत्सुया सैबरटूथ बाघ के निवास स्थान के पास एकत्र हुए थे। यांग चेन के आगमन ने उनका ध्यान खींचा। यामागामी ने पूछा, चीन के दोस्त, क्या तुम भी सैबरटूथ बाघ का अधिकार पाने के लिए लड़ने आए हो? यांग चेन ने हाथ हिलाकर कहा, तुम लोग ही लड़ो, मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर वह सैबरटूथ बाघ के क्षेत्र से बचते हुए एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चीन सभ्यता के पर्यवेक्षक यांग चेन ने अपने अवलोकन के लिए आदिम भूवानर की पुष्टि की है। यह घोषणा सुनकर चीन के अनुसंधान दल के वृद्ध किन के हाथ से चाय का कप फर्श पर गिरकर टूट गया। सभी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, उसने गलत प्रजाति चुन ली है। लाइव चैट बॉक्स में चीन के दर्शकों ने प्रश्नवाचक चिन्हों की बौछार कर दी, जबकि अन्य देशों के दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो गए। विकास का पहला कदम सीधे खड़े होना, लेकिन यांग चेन इसे लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। खेल आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। सभ्यता के पर्यवेक्षक के रूप में उसका काम केवल अवलोकन करना और आवश्यकता पड़ने पर अपने 3 सक्रिय हस्तक्षेप एक्टिव इंटरवेंशन अवसरों का उपयोग करना था। विकास एक अत्यंत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए अनावश्यक समय को छोटा करके दिखाया जा रहा था। चीन के दर्शक निराश हो चुके थे। पेड़ों पर कूदने फांदने वाले इन बंदरों से क्या उम्मीद की जा सकती है, विशेष रूप से तब जब जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल दिन ब दिन कम हो रहे थे। ये आदिम भूवानर विलुप्त होने की कगार पर खड़े थे। पर्दे पर एक छोटा बंदर दिखाई दिया, जो यांग चेन की चुनी हुई प्रजाति का था। भूखा बंदर पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खा पाया था। उसने देखा कि कैसे कुछ बूढ़े बंदर पेड़ से गिरकर मर रहे हैं और जमीन पर गिरते ही
सैबरटूथ बाघ का शिकार बन रहे हैं। उसके आदिम जीन उसे बता रहे थे, जमीन अत्यंत खतरनाक है, जमीन पर उतरते ही मौत निश्चित है। लेकिन भूख डर से अधिक शक्तिशाली साबित हुई। संतरे जैसे छोटे से मस्तिष्क में जीवन की जंग शुरू हो गई। आखिरकार उसने पेड़ की डाल छोड़कर नीचे जमीन पर छलांग लगा दी। उसके पैर जमीन को छूते ही डर ने उसे घेर लिया। लेकिन जीवित रहने की तड़प में उसने पहले चारों हाथ पैरों के बल दौड़ना शुरू किया। अचानक जब उसे लगा कि कोई शिकारी उस पर निशाना साध रहा है, तो उसने आगे के दोनों हाथ जमीन से उठा लिए और सीधे खड़े होकर दो पैरों पर दौड़ने लगा। उसकी पीठ सीधी होने लगी और वह दूर के जंगल की ओर बढ़ गया। वहां उसे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर स्वादिष्ट फल मिल गए। अन्य भूखे बंदरों ने भी यह नजारा देखा। एक एक करके बंदर जमीन पर उतरकर दौड़ने लगे। इस बड़े झुंड की हलचल ने सैबरटूथ बाघ का ध्यान खींचा। एक बाघ ने हमला करके एक बंदर को दबोच लिया, लेकिन बाकी जैसे तैसे दूसरे जंगल में भागकर बच गए। ये देखकर दक्षिण कोरिया के लाइव चैट में दर्शक मजाक उड़ाने लगे कि चीन द्वारा दिए गए इस स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। इन बंदरों में सैबरटूथ बाघ के सामने टिकने की कोई ताकत ही नहीं है। परिवार और सहयोग का जन्म। लेकिन यांग चेन देख रहा था कि बंदर अब सीधे होकर चलने लगे हैं। यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। सीधे चलने से उनके दोनों हाथ मुक्त हो गए, जो भविष्य में हथियार बनाने और आग जलाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। रात में एक बंदर शांति से पेड़ पर बैठकर आकाश के तारों की ओर देखता रहा। करोड़ों साल बाद उसके वंशज इसी जिज्ञासा के कारण अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। सीधे चलने से ऊर्जा की खपत कम हो गई। ऊर्जा खपत सूचकांक 6 सितारे से घटकर 5 सितारे पर आ गया। लेकिन सीधे चलने के कारण उनकी श्रोणि पेल्विस संकीर्ण हो गई, जिससे शिशु को जन्म देना अत्यंत जोखिम भरा और कष्टदायक हो गया। प्रसव के बाद मां और बच्चा दोनों ही बहुत कमजोर हो जाते थे। इस समय एक नर बंदर भोजन खोजकर लाया और मादा बंदर को दिया। इस पहली बार उनके बीच परिवार और फैमिली और आपसी सहयोग की भावना का जन्म हुआ। मुक्त हाथों का उपयोग करके वे दूर से भोजन लाना सीख गए। इस पारिवारिक अवधारणा ने ही उनके बच्चों के जीवित रहने की दर को कई गुना बढ़ा दिया।